हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका CSP रिजवान यूट्यूब चैनल पर। संविधान की सीरीज़ ये चल रही है। ये संविधान का 5वां वीडियो है संविधान सीरीज़ का। अगर इससे पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर आप सभी वीडियोस को ज़रूर देखिए। इससे पहले के जो 4 वीडियो हैं उनको देखिए। उसके बाद ये 5वां वीडियो आ रहा है प्रस्तावना का, प्रियम्बल का। बहुत डिटेल में प्रस्तावना को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। प्रियम्बल या उद्देश्य का प्रस्तावना भी कहते हैं इसे। प्रस्तावना के मायने क्या हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसी भी अनुच्छेद, किसी भी भाग, किसी भी अनुसूची में नहीं है। केशवनंदा भारती और बेरुवली केस की बात होगी, लेकिन अभी ये मान के चलिए आप कि प्रस्तावना जो है, उद्देश्य का जो है, प्रियम्बल जो है, वो संविधान के किसी अनुच्छेद या किसी भी भाग में नहीं है। पहली बात। फिर क्या है? ये मूल आत्मा है, बेसिक थॉट है कि संविधान निर्माता क्या कहना चाहते थे। वो बेसिक थॉट है प्रस्तावना या प्रियम्बल। आपको याद होगा कि जब हम इससे पहले वाले वीडियो में, मेरे ख्याल से तीसरा वीडियो था वो, उसमें हमने बात की थी संविधान सभा की। संविधान सभा की पहली बैठक 9 तारीख को हुई, दूसरी बैठक 11 तारीख को हुई और तीसरी बैठक 13 तारीख को हुई। 13 तारीख को हुई इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और लगभग वही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाके भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी, प्रियम्बल बनी। प्रियम्बल क्या है, कैसे बनी और उसमें क्या क्या मुख्य पॉइंट हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। ये प्रियम्बल पूरी आपके सामने लिखी हुई है, प्रस्तावना लिखी हुई है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। एक एक शब्द समझने की कोशिश कीजिएगा प्रियम्बल का। आपको पूरी प्रस्तावना रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। याद हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो पूरी प्रस्तावना याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको दोस्तों के सामने इंप्रेशन झाड़ने के अलावा ये परीक्षा में कोई भी हेल्प नहीं करेगी। हाँ, इसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। हम भारत के लोग, पहला पॉइंट ही इसका क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है? तो होती है हम भारत के लोग से। देखिए, मुख्य मुख्य पॉइंटों पर अंडरलाइन किया हुआ है। तो हम भारत के लोग। अब उसमें एक और क्वेश्चन वो पूछता है, बहुत आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि भारत की वास्तविक शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में? तो भारत की वास्तविक शक्ति वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत की जनता में निहित है, हम लोगों में निहित है। तो प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न मतलब जो खुद का अधिकारी हो, जिसके ऊपर कोई और ना हो, जो स्वयं फैसले लेने में सक्षम हो। आपको याद होगा कि 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक अधिनियम पास किया था जिसके तहत भारत स्वतंत्र हो गया था और भारत के ऊपर अब कोई भी अधिकारी नहीं था, या ब्रिटेन का कोई भी अधिकार भारत के ऊपर नहीं था। तो अब वर्तमान में, या जब संविधान लिखा जा रहा था, उस समय भारत क्या था? भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था। जैसे पहले इंग्लैंड का शासन था भारत पर, तो उसके बाद 1947 के एक्ट के बाद किसी का शासन भारत पर नहीं रहा, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया। इसके बाद समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने। अब इसमें धर्मनिरपेक्ष की जगह आपको कुछ किताबों में या कुछ जगहों पर पंथ निरपेक्ष भी मिल सकता है। इंग्लिश में एक ही है, सेक्युलर। इंग्लिश में देखते हैं समाजवादी, सोशल, धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एक एक शब्द को समझते हैं। समाजवादी मतलब भारत जो है समाजवादी विचारधारा पर चलेगा। ये मार्क्सवादी विचारधारा नहीं है। समाजवादी विचारधारा मतलब यहाँ समाज को लेकर चला जाएगा, ना कि पूंजीपतियों को लेकर। तो समाजवादी, यहाँ की अर्थव्यवस्था भी समाजवादी होगी और ख़ास तौर से अर्थव्यवस्था मिश्रित होगी, क्योंकि ये कार्ल मार्क्स वाली फिलॉसफी पे नहीं चल रही है। भारत जो है वो कार्ल मार्क्स वाली फिलॉसफी पे नहीं चल रहा है, ये गांधी वाली फिलॉसफी पे चल रहा है। गांधी के समाजवाद की बात हो रही है, कार्ल मार्क्स के समाजवाद की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है? गांधी के समाजवाद की बात हो रही है। और गांधी का समाजवाद क्या कहता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करता है, अर्थात यहाँ पर सरकार का उद्योगों पर मोनोपोली नहीं होगी, पूर्ण अधिकार नहीं होगा। प्राइवेट कंपनी भी उत्पादन करेंगी और सरकारी कंपनियां भी उत्पादन करेंगी। जैसे सरकारी कंपनी की बात की जाए तो एयर इंडिया है, इसके अलावा कई प्राइवेट कंपनियां भी ऑपरेट कर रही हैं। जैसे सरकारी कंपनी की बात की जाए तो BSNL है, इसके अलावा भी कई प्राइवेट कंपनियां
जो है इस मार्केट में हैं। तो समाजवादी, कौन सा समाजवाद? गांधी का समाजवाद। धर्मनिरपेक्ष मतलब सेक्युलर होगा, इंडिया का कोई भी राजकीय धर्म नहीं हुआ। जैसे पाकिस्तान की आप बात करें तो पाकिस्तान का नाम ही इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत के जो संविधान निर्माता थे बहुत क्लियर कट थे इस बारे में कि भारत का संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष है, भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा और भारत सभी धर्मों को सेलिब्रेट करेगा, जबकि कोई भी राजकीय धर्म भारत का नहीं होगा, सभी धर्मों को समान माना जाएगा। धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष भी आ सकता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब इसको समझिएगा, डेमोक्रेसी अलग है, रिपब्लिक अलग है, लोकतंत्र अलग है, गणतंत्र अलग है। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या है? कई राज्य ऐसे होते हैं जो लोकतंत्रात्मक तो होते हैं। इसको समझने के लिए, ज़्यादा समझने के लिए आप वीडियो नंबर 1 या 2 जरूर देखिएगा, 1 और 2 साथ में देखिएगा, आपको ये समझ में आएगा और अच्छे से। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य, कई लोकतंत्र ऐसे होते हैं जहां राजशाही होती है, जैसे ब्रिटेन, वहां पर लोकतंत्र तो है, लोग चुन के तो अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं, लेकिन राजशाही भी है। लेकिन भारत को क्या बनाया गया है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। गणराज्य मतलब जहां का शासन अध्यक्ष, राज प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए। तो भारत कैसा है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, मतलब लोग चुन के भेजेंगे लोकतंत्रात्मक, और राज प्रमुख जो होगा वो भी जनता द्वारा चुन के भेजा जाएगा। इंग्लैंड की तरह नहीं कि डेमोक्रेसी तो है लेकिन राजशाही भी है। भारत में राष्ट्राध्यक्ष भी जनता द्वारा चुन के भेजा जाएगा, जैसे राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली चुना जाता है। गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, देखिए ये न्याय की बात हो रही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1, 2 और 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक मतलब सोशल, आर्थिक इकोनॉमिकल, राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल जस्टिस। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, जस्टिस की बात की गई। मतलब सामाजिक न्याय होगा, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, समाज में सभी बराबर होंगे। जैसे भारतीय संविधान के मूल अधिकार, मौलिक अधिकार जो हैं, उसमें अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि सभी उपाधियों का अंत होगा। तो कोई भी हिज हाइनेस नहीं होगा, कोई भी हिज मैजेस्टी, महाराज, धीराज, श्रीमंत, पेशवा, ये कोई नहीं होगा। सामाजिक इक्वलिटी होगी, कोई नीच नहीं, कोई ऊंच नहीं। आर्थिक न्याय दिया जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई पैसे वाला है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाए या कोई गरीब है तो उसको नीचे रखा जाए, नहीं। आर्थिक न्याय भी होगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। राजनीतिक रूप से भी सभी इक्वल है, पॉलिटिकली भी सभी को न्याय दिया जाएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब इसमें स्वतंत्रता, देखिए ये सब स्वतंत्रता है, ये न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अब स्वतंत्रता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अब कई बार तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं लोग समझ ही नहीं पाते कि ये प्रस्तावना से है। जैसे अगर उसने पूछ लिया भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, और ये ऑप्शन में दे दिया, आप सोचेंगे मौलिक अधिकार का है या मौलिक कर्तव्य का है, जबकि ये प्रस्तावना का प्रश्न है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और स्वतंत्रता, विचार, मतलब विचार आप कोई भी ला सकते हैं, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, आप कोई भी कविता, गीत, संगीत, कुछ भी, अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, बिलीफ, आपका बिलीफ कुछ भी हो सकता है। धर्म और उपासना, आपका रिलीजन, आप किसी भी प्रकार के रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है आपको, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, मतलब हर व्यक्ति को अपनी लेवलिटी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। अवसर, जो अपॉर्चुनिटी होगी वो इक्वल होगा सबके लिए, हर नागरिक के लिए, चाहे किसी भी प्रकार का उससे भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो राजनीतिक भेदभाव हो, चाहे सामाजिक भेदभाव हो, चाहे आर्थिक भेदभाव हो, नहीं होगा भारत में। क्या होगा फिर? अवसर की समानता होगी सबको प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी, जैसे एक डिग्निटी समझने के लिए, गरिमा समझने के लिए आप एक चीज समझिए, एक व्यक्ति को हमने खाना दिया, उसको अच्छे से खाना दिया और अच्छे से उसको बिठाल के परसा, और एक आदमी को हमने सड़क पे बिठाल के ऐसे ही खाना दे दिया और सेम क्वालिटी का खाना है, जो ऊपर बैठे वाले को मिला वही नीचे बैठे वाले को मिला, लेकिन उसमें जो नीचे बैठे वाला व्यक्ति, उसमें उसकी गरिमा नहीं है, उसकी डिग्निटी नहीं है। तो भारत में क्या कहा गया है? सभी नागरिकों की गरिमा एक सी होगी,
चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो ठेले चलाने वाला हो। ये दैट्स द ब्यूटी, भारतीय संविधान की ये खूबसूरती है। देखिएगा कि व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी और राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, देश जो है उसकी एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज सारे इकट्ठा होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, हम पहले वीडियोस में भी आपको बता चुके हैं कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लाहौर अधिवेशन 1929 में जो 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, उसकी याद में वेट करते हुए 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। तो आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अडॉप्ट, अधिनियमित, इनैक्ट एंड गिव इट टू आवरसेल्फ एवं आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू इट आवरसेल्फ, हम अपने आप को देते हैं। यहाँ एक शक संवत की तारीख है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हमने नहीं लिखी है, अंग्रेजी तारीख ही लिखी है 26 नवंबर 1949। लास्ट लाइन भी समझिएगा, अडॉप्ट, हम खुद, अडॉप्ट मतलब होता है ना गोद लेने को अडॉप्ट कहते हैं। तो हम अपने आप, हम भारत के लोग हैं क्योंकि हम ही बना रहे हैं संविधान, हम अपने लिए बना रहे हैं, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। तो हम ही अडॉप्ट करते हैं, हम ही इनैक्ट करते हैं एंड गिव इट टू आवरसेल्फ, हम अपने आप को ही देते हैं। तो भारत में संपूर्ण शक्ति भारत की जनता में। और कैसा रिपब्लिक है भारत? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। एक बार फिर से, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पूरा अधिकार भारत के हाथ में है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये सामाजिक न्याय होगा, आर्थिक न्याय होगा, राजनीतिक न्याय होगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, हर किसी को कोई भी धर्म मानने और उसकी उपासना करने की स्वतंत्रता है। और अगर कोई धर्म, किसी भी धर्म को नहीं मानता, उसको भी भारत में स्वतंत्रता दी गई है। अगर आप एथिस्ट हैं, आप किसी भी धर्म को, नास्तिक हैं, अगर आप किसी भी धर्म को नहीं मानते, तब भी आपको समान हक दिए जाएंगे भारत में प्राप्त करने के लिए, तथा उन सभी में व्यक्ति गरिमा, डिग्निटी और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व को बढ़ाते हुए, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, देश को बांधे रखना है, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। होपफुली प्रस्तावना आपको समझ में आई होगी। आगे वीडियो में प्रस्तावना से रिलेटेड और भी कई चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी बात की जाएगी। केशवानंद भारती केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी बात की जाएगी। साथ ही साथ इस चैनल पर लगातार संविधान और रीजनिंग की सीरीज़ चल रही है, तो आप ज़रूर से याद रखें इस चैनल को सब्सक्राइब करने की, और साथ में जो बेल आइकन, घंटी का निशान बना हुआ है, उसे भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इन वीडियोस को कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाने की। अगर आपको पसंद आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाएं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक ज़रूर शेयर करें। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब प्रस्तावना में, प्रियम्बल में आगे चलते हैं। अब इससे पहले हमने आपको पूरी प्रस्तावना, उसकी डिटेल, उसके हर शब्द के मायने बता दिए हैं। बात करते हैं अब कुछ फैक्ट्स की जो परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ये बहुत कन्फ्यूजन होता है, कुछ लोग इसका अमेरिका भी कहते हैं, लेकिन याद रहे प्रस्तावना की भाषा तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, परंतु पहली बार प्रस्तावना अमेरिका के संविधान में इस्तेमाल की गई थी, क्योंकि अमेरिका का संविधान पहला ही लिखित संविधान था। तो सबसे पहले प्रस्तावना वास्तव में जब हम कोई भी चीज़, बड़ी चीज़ को लिखते हैं तो उसमें क्या लिखना चाह रहे हैं वो 3, 4, 5 लाइनों में उसको लिखते हैं। वही पूरे संविधान, जो पूरे 25 भाग हैं, उनका पूरा सार प्रस्तावना में है। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसकी भाषा ली गई है, और सबसे पहले अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना का प्रयोग किया गया था। इसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। कुंजी मतलब संविधान की बेसिक बात है। ये संविधान निर्माता जो वही ऐसे वाली बात कि संविधान निर्माता जो पूरे संविधान में कहना चाहते थे, उन्होंने उस पूरे चीज़ के सार को, मतलब पूरे संविधान का सार जो है वो प्रस्तावना है, तो इसलिए इसको कुंजी भी कहा जाता है, की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया। फैक्ट है, पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव, ये पहले भी बताया जा चुका है, इससे पहले वाले वीडियो में, ये भी फैक्ट है।
प्रस्तावना के अनुसार भारत का शासन यहीं की जनता में निहित है। जैसा कि इससे पहले भी हम बता चुके हैं, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और हम ही इनैक्ट कर रहे हैं, हम ही अडॉप्ट कर रहे हैं एंड गिव इट टू आवरसेल्फ, अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। तो ये सभी चीज़ें भारत की जनता कर रही है। तो वास्तव में प्रस्तावना के अनुसार ही भारत का शासन भारत की जनता में निहित है, जनता में निहित है। इसमें सामाजिक, आर्थिक, और ये आजकल बहुत पूछा जा रहा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय रूस की क्रांति से लिया गया है, और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। बेरुवली केस 1960 और केशवनंदा भारती केस 1973। अब इसको आप समझिएगा, बेरुवली और केशवनंदा भारती। बेरुवली केस क्या हुआ 1960 में, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि प्रस्तावना किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। तो बेरुवली में केस में ये आया कि जब प्रस्तावना संविधान में है ही नहीं, संविधान का भाग ही नहीं है, तब उसको अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन के लिए काम करता है, इसके तहत संशोधित कैसे किया जा सकता है, इसको समझिए। अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश की बात है, अगर कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश में बिजनेस करता है तो वो अमेरिका में टैक्स नहीं देगा, ऑब्वियस सी बात है, मध्य प्रदेश में ही टैक्स देगा। तो वैसे ही अगर प्रस्तावना संविधान का भाग है ही नहीं, तो उसे संविधान के अनुच्छेद के तहत कैसे संशोधित किया जा सकता है, ये बेरुवली केस में कहा गया 1960 में। बात सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तो बेरुवली वर्सेस यूनियन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हाँ, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसके ठीक 13 साल बाद केरल के एक मठाधीश थे, केशवनंदा भारती। केरल के इन मठाधीश जो थे, उनका बहुत, उस मठ की बहुत ज़मीन थी। उन सज्जन का नाम था केशवनंदा भारती, और वो मठाधीश थे, और उस मठ की बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, और सरकार ने एक नया नियम बनाया था जिसके तहत एक सीमा से ज़्यादा कोई भी ज़मीन नहीं रख सकता था। इसलिए वो केशवनंदा भारती ने पहले केरल हाई कोर्ट में केस किया, जहाँ से वो हार गए, फिर से वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। तो ये एक ज़मीनी विवाद था, लेकिन ये लैंडमार्क साबित हुआ भारत की संविधान की शिक्षा में और भारत के संविधान स्टडीज़ में। ये लैंडमार्क सिद्ध हुआ, मील का पत्थर साबित हुआ केशवनंदा भारती केस। समझिएगा इसको। केशवनंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गोलकनाथ, एक और केस है, आप बस सुन लें, गोलकनाथ केस था, गोलकनाथ केस है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने हवाला देते हुए कहा कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का भाग है और ये संविधान की मूल आत्मा है। और इन दोनों को मिला के, बेरुवली और केशवनंदा भारती को मिला के, ये भी कहा गया कि प्रस्तावना को भी आप संशोधित कर सकते हैं। कौन? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैन अमेंड द प्रियम्बल ऑल्सो यूजिंग आर्टिकल 368। बस फर्क यह है कि उसकी मूल आत्मा में, प्रस्तावना के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई संशोधन ना हो। ऐसा कोई संशोधन ना कर दिया जाए कि उस संविधान या प्रस्तावना की मूल आत्मा के खिलाफ हो, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो। उम्मीद करते हैं ये अब आपको समझ में आया होगा। तो केशवनंदा भारती केस 1973 में आया, और इसमें एक बड़ी चीज रही कि भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी बेंच थी। सुप्रीम कोर्ट के 13 जज बैठे थे, क्योंकि इससे पहले जो गोलकनाथ केस आया था, इससे ही रिलेटेड था। गोलकनाथ में 11 जजेस बैठे थे, और इसमें तो और बढ़ के 13 जजेस बैठे, जो भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी बेंच थी। तो उम्मीद करते हैं बेरुवली केस, गोलकनाथ अभी एक्सप्लेन नहीं किया है, वो अभी इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है आपके लिए। तो बेरुवली केस और केशवनंदा भारती केस आपको समझ में आया होगा। केशवनंदा भारती में कहा गया था कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, तो जब ये 1973 में कह दिया गया, तो उसके बाद प्रस्तावना को संशोधित किया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 42वें संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहते हैं, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना को केवल एक बार संशोधित किया गया, अमेंड किया गया। और उसमें क्या जोड़ा गया? समाज, कई बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
कई बार हमारा देखा हुआ परीक्षाओं में बहुत आता है। क्या जोड़ा गया? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, या जिसे आप पंथ निरपेक्ष भी कह सकते हैं। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, सेक्युलर। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना को संशोधित किया गया, अमेंड किया गया और इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं का मूल विचार है, जो पहले भी बात की जा चुकी है, मूल विचार है। इसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय रूस की क्रांति से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। तो उम्मीद करते हैं पूरी प्रस्तावना आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए प्रस्तावना से रिलेटेड। आगे और वीडियो आती रहेंगी इस चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना।